हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ना लेक्चर। और ये मेरा लेक्चर 9 है। इसके पहले मैंने oogenesis के बारे में और फॉलिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं ओवरी के कॉर्टेक्स में, उसके ऊपर लेक्चर बनाया था इसके जस्ट पहले। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा क्या एम होगा? आज हमारा एम होगा पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझना, एनसीईआरटी का जो ग्राफ है वो अच्छे से समझना, एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है वो अच्छे से समझना, है ना। तो एनसीईआरटी अच्छे से समझना हमारा एम है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के बाद, है ना। तो ये हमारा आज का मेन एम है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सभी को मालूम होगा कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस क्या है हार्मोन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी पहले कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, उसके बाद से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद से मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है तो कौन से हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो ब्लड में एब्रप्टली बढ़ जाता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो लोग मेरे वीडियो में आज सबसे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि माय नेम इज़ वैष्णवी मिश्रा और मैं एक नीट एजुकेटर हूं। ओके, आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जस्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके पहले भी मैं पढ़ाई हूं, बट अगर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक्सपीरियंस है तो 8+ ईयर्स है। और आपको अगर मेरे से आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि नो क्वेश्चन इज़ गोइंग टू कम आउट फ्रॉम माई नोट्स। ओके, तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो क्वेश्चंस करा रही हूँ, ईच एंड everything will come from there only. So let's start with the menstrual cycle. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका नाम है मेंसम, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो हम उसको भी देखेंगे पहले। लेकिन आपको मैं बेसिक नॉलेज दे दूं इसमें क्या हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि ब्रेक डाउन हो जा रहा है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक साइकिल है जो कि प्राइमेट मैमल्स में होता है ना। किस में होता है? मैमल्स में। कौन से मैमल में? फीमेल। क्या सभी फीमेल मैमल्स में होगा? आपका आंसर होगा नहीं। किस में होगा फिर? सिर्फ प्राइमेट फीमेल मैमल्स में। और प्राइमेट फीमेल मैमल्स कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं, मैन, मंकी और एप्स। तो मैन, मंकी और एप्स, इन्हीं तीनों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। बाकी जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होंगे उसमें एस्ट्रस साइकिल होता है। अंडरस्टूड। बट यहाँ हम एस्ट्रस साइकिल के बारे में डील नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है। किसका? एंडोमेट्रियम का। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। एंडोमेट्रियम जो है, इट इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग, है ना। किसका इनर मोस्ट लाइनिंग है? ये यूट्रस का। यस और नो? तो ब्रेक डाउन हो रहा है एंडोमेट्रियम और उसके ब्लड वेसल्स का, दोनों का ब्रेक डाउन हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल्स। एंडोमेट्रियम और उसके ब्लड वेसल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, जो पीरियोडिकली हो रहा है, हर मंथ में हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? ये कितने दिन पे होता है बेसिकली? तो ये हो सकता है 22 to 35 डेज तक, या वैरी कर सकता है फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। किसी में जल्दी भी आ सकता है, किसी में 38 डेज पे भी आ सकता है। बट जनरली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये 28 डेज पे आता है। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है मंथ, बिकॉज इट इज़ अ पीरियोडिक साइकिल। इसको पीरियड्स भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक साइकिल है। ये हर मंथ रिपीट हो रहा है एट द इंटरवल ऑफ 28 डेज और 30 डेज और 32 डेज और 25 डेज ऑल्सो, है ना। 22 डेज पे भी हो सकता है। वो वैरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। जिसमें क्या ब्रेक डाउन हो जा रहा है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? इट इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटरस, जिसको हम वूम्ब या फिर हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। उसका जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, वो टूट जाता है ना। और एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एंडोमेट्रियम, है ना। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो वहाँ 3 लेयर्स हो जाएंगे, बट यहाँ हम लोग नॉर्मल एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। उसमें 2 लेयर्स होता है। वन इज नोन एज स्ट्रेटम बेसालिस, है ना, स्ट्रेटम बेसालिस। और दूसरा होता है आपका स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अंडरस्टूड? फंक्शनैलिस। तो क्या बोला मैंने? एंडोमेट्रियम जो है उसके 2 लेयर्स होंगे। वन इज स्ट्रेटम बेसालिस और दूसरा है जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही जो लेयर है यही स्लॉज ऑफ करता है, शेड हो जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? विच लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम एक्चुअली स्लॉज ऑफ?
और ब्रेक्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो योर आंसर विल बी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उस पर भी हम लोग आएंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अंडरस्टूड और नॉट, कुछ बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो एंडोमेट्रियम है, क्या ये यूट्रस में हो रहा है? सिर्फ नहीं। क्या ये ओवरी में हो रहा है? सिर्फ नहीं, ये दोनों जगह पर हो रहा है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इवेंट्स जो हैं वो यूट्रस में भी चल रहे हैं, और साइमल्टेनियसली वो जो इवेंट्स हैं वो ओवरी में भी चल रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो एक्चुअली व्हाट आर द थिंग्स आर हैपनिंग इन द ओवरी? ओवरी में कौन कौन से फेजेस आते हैं ना। ओवेरियन फेज की अगर हम बात करें, ओवरी में कौन कौन से फेजेस आते हैं इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो 3 फेजेस जो हैं ओवरी में आएंगे। वन इज फॉलिक्यूलर फेज। अगर हम लोग मान लेते हैं इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, है ना, 28 डेज मानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने भी उसको 28 डेज के हिसाब से लेकर चला है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ 28 डेज। तो वन इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज, एक फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज बोलेंगे। देन इट इज़ ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है ना, बहुत कम ड्यूरेशन का होगा ओव्यूलेटरी फेज। फॉलिक्यूलर फेज जो है वो शुरू से ही होगा, डे 1 से ही फॉलिक्यूलर फेज शुरू हो जाएगा इन केस ऑफ ओवरी। ओव्यूलेटरी फेज सिर्फ 1 डे का होता है, 24 आवर्स का होता है। एंड लास्ट इज ल्यूटियल फेज। प्लीज़ रिमेंबर, ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। ल्यूटियल फेज जो है वो हमेशा फिक्स होता है किसी भी यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इसी समय एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। और लूटियम, कॉर्पस वर्ड का मतलब होता है बॉडी, लूटियम का मतलब होता है येल्लो, है ना। ये येल्लो बॉडी है कॉर्पस लूटियम, और ये टेम्प्रोरी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा एक्ट करता है। कॉर्पस लूटियम एक्ट्स एज टेम्प्रोरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बनने के बाद 2 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसको वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसको वो लो अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। और भी हार्मोन कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है। वन इज़ इनहिबिन। कॉर्पस लूटियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस इनहिबिन हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेशियस इन नेचर है, जो एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और लूटियल फेज जो है ये ऑलवेज फिक्स्ड है। लूटियल फेज का जो ड्यूरेशन है इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। ये कितने दिन का होगा? ये होगा आपका 14 डेज का, है ना। अगर आपसे हम पूछते हैं कि अगर 38 और लूटियल फेज के जस्ट पहले कौन सा फेज आता है? ओव्यूलेटरी फेज, यानी इसी समय ओव्यूलेशन होगा, है ना। तो लूटियल फेज हमेशा फिक्स होता है, इसीलिए अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली जो है ओव्यूलेटरी फेज निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लूटियल फेज इज ऑलवेज फिक्स्ड, 14 डेज का है, और लूटियल फेज के जस्ट पहले हो रहा है ओव्यूलेटरी फेज। तो अगर कोई फीमेल है उसमें 38 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड, कब ओव्यूलेशन होगा, तो आप डायरेक्टली आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे? 14 माइनस कर दोगे। क्यों आप 14 माइनस कर रहे हो? क्योंकि लूटियल फेज इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो 14 डेज का होता है, और लूटियल फेज के जस्ट पहले ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो इसीलिए यू विल हैव टू माइनस सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 38 ओवर हियर, एंड दैट विल गिव यू 24th, यानी उस फीमेल में ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 24th डे पे होगा। अगर 28 डेज की साइकिल है ना, तो आप बताओ ओव्यूलेशन किस दिन होगा? तो आप फिर से 14 माइनस करो, योर आंसर विल बी 14, यानी 14th डे पर क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से इसमें समझने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे और साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? तो ओवरी में बेसिकली कौन कौन से यू कैन से स्टेजेस आ रहे हैं? अगर हम लोग इसको यहाँ पर बेसिकली फेजेस लेते हैं, जैसे अगर डे 1 यहाँ पर है और डे 28 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इसके हाफ डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है ना। ये मान लीजिए सपोज दिस इज़ द 14th डे, और ओव्यूलेशन किस डे होता है? ऑब्वियसली वी नो दैट 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। और ये मैंने पहले भी आपसे बताया है ना, जब हम लोगों ने oogenesis पढ़ा था कि ग्राफियन फॉलिकल विच इज़ द मैच्योर फॉलिकल, जब वो रप्चर करता है, कब रप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल?
ड्यूरिंग मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करता है और उसी समय सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है और उसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जो बच्चों को नहीं पता है वो प्लीज़ मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है oogenesis वो देख लीजिएगा। अंडरस्टूड। तो बेसिकली यहाँ पे 14 डेज में कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे इस दिन से लेकर इस दिन तक यहाँ पर फॉलिकुलर फेज हो रहा है। फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या हो गया, फॉलिकुलर फेज का क्या मतलब हो गया कि जो ओवरी है उसके अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट। कौन से हार्मोन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दैट इज FSH। ये बात हमने पहले की थी। जैसे ये मान लो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंसेस है, ये सब बातें हम लोगों ने फॉलिकुलोजेनेसिस में कर लिया है ना। टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम आ जाता है, टर्शरी फॉलिकल में थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बन जाता है कि नहीं, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, oogenesis में। और यहाँ पर ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, है ना, और ये सब फॉलिकल्स कहाँ पे बन रहे हैं, ओवरी में। ओवरी में कहाँ पे, कॉर्टेक्स में या मेडुला में, तो ऑब्वियसली ओवेरियन कॉर्टेक्स में, यस और नो। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या होता है, ये मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में रप्चर कर जाता है। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रप्चर करता है, ये भी बात हुई थी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रप्चर कर जाएगा। अंडरस्टूड। पहले मैं आपका थोड़ा बेसिक्स बिल्ड कर रही हूँ, उसके बाद ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करेगा और उसके रप्चर करने की वजह से जो स्ट्रक्चर रिलीज होगा दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte विच इज द फ्यूचर ओवम। यस और नो, यही फ्यूचर ओवम है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, मैंने oogenesis में बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। इस oocyte में, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू हो चुका है, बट मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। यस और नो, ये सब बात ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका बेसिकली 14th डे होगा, यानी कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उसमें क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर करेगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा उस फेज को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। यस और नो, उस फेज को क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज। यानी फॉलिकुलर फेज तकरीबन आपका 13-14 डेज का है, ओव्यूलेटरी फेज आपका तकरीबन 1 डे का है ना, एक दिन का ही आपका ओव्यूलेटरी फेज है। फॉलिकुलर फेज जो है वो 13 to 14 डेज तक चल रहा है। और उसके बाद से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर गया। अब उसके बाद से जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, है ना, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को समझाया था oogenesis में। ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जैसे ग्रैन्युलोसा सेल, थीका सेल्स, वो सब एक स्ट्रक्चर बना देंगे येलो कलर का और उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, है ना। और कॉर्पस लूटियम कौन से फेज में बनेगा, लूटियल फेज में। किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस लूटियम का। किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस लूटियम का। And which hormone is responsible for forming corpus luteum, LH. Again, who is responsible for maintaining corpus luteum, LH. Understood or not? तो corpus luteum का formation होगा और ये जो corpus luteum है ये कौन बनाएगा, LH बनाएगा। ठीक है, इसको मेंटेन कौन करेगा, LH मेंटेन करेगा। ये कब बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट। और ये जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ टेम्प्रोरी एंडोक्राइन ग्लैंड और टेम्प्रोरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। टेम्प्रोरी क्यों, क्योंकि ये 14 डेज का इसका लाइफ स्पैन है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 14 डेज का है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम विल सस्टेन, ये मेंटेन्ड रहेगा। ये कैसे मेंटेन होगा, एक और हार्मोन आएगा जो LH की जैसा काम करेगा और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा। उस हार्मोन का नाम होगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन विच विल मेंटेन द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। यस और नो। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन करेगा, LH। कितने दिन तक मेंटेन करेगा, 14 डेज तक। और लास्ट में कॉर्पस लूटियम क्या होता है
कि ये आपका डीजनरेट कर जाता है 14 डेज के बाद और ये कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट बॉडी में, है ना। और उस वाइट बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बोल रहे हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स इज द वाइट बॉडी। ये सब आपको जनरल चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कॉर्पस लुटियम जब बनता है तो ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना। एक तो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस, और वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस को शेड नहीं होने देगा, है ना, टूटने नहीं देगा। यानी प्रोजेस्टेरॉन जब तक सिस्टम में है तब तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस नहीं टूटेगी। और जो प्रेगनेंसी अगर हुआ है तो प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, कॉर्पस लुटियम, लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। और एक हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, उसका क्या नाम है, इनहिबिन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है और इनहिबिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। अंडरस्टूड और नॉट, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ये सब मिलकर साथ में क्या करते हैं, दे आर गिविंग निगेटिव फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं किसको, GnRH को, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। LH को भी निगेटिव फीडबैक देंगे और FSH को भी निगेटिव फीडबैक देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कॉर्पस लुटियम ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा। कैसे, तो कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, जो कि निगेटिव फीडबैक दे रहा है LH को। यानी LH का जो सिक्रीशन है वो कम होने लगेगा और LH ही मेंटेन कर रहा था कॉर्पस लुटियम को। लेकिन कॉर्पस लुटियम जब प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन बना रहा है तो LH को, FSH को और GnRH को निगेटिव फीडबैक मिल रहा है। तो LH का अमाउंट कम होते जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो कॉर्पस लुटियम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और डे 28 पे आकर क्या हो जाएगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा और वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। और जैसे ही वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होगा कॉर्पस लुटियम, प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट हो पाएगा, एस्ट्रोजन नहीं सिक्रीट हो पाएगा, इनहिबिन नहीं सिक्रीट हो पाएगा। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जब सिस्टम में नहीं है, when there is no progesterone in the system, then what will happen, the endometrial lining of the uterus is not able to get maintained, है ना। endometrium जो lining है यूट्रस की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, वो सेड हो जाएगी, वो स्लॉज ऑफ हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगिन हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, थोड़े बेसिक्स आपको समझ में आए पहले, है ना। पूरे हम लोग साइकिल के ऊपर चलेंगे लेकिन आई थिंक आपको बेसिक समझ में आया। तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है ये चीज़ें समझ में आई, आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद से अगर आप लोग देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी लिखो मेरे साथ, है ना। इससे बेस्ट नोट्स आपको शायद नहीं मिले, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सब चीज़ सिंक्रोनाइज्ड वे में लिखा है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। नाउ अगर हम लोग बात करें यूटेरिन फेज के बारे में, है ना, यूटरस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। तो यूटेराइन फेज, है ना, या यूटेराइन इवेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। देखिए ओवेरियन फेज जो है, ओवरी का जो फेज है उसको मेंटेन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन LH और FSH, है ना। यस और नो, सबसे पहले FSH हार्मोन जो है ये आपका क्या करेगा, वो फॉलिकल्स को डेवलप करवाएगा। यस और नो, फॉलिकल्स जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। यस और नो, प्लीज़ रिमेंबर, जो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और जो कॉर्पस लुटियम है वो भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इज दिस क्लियर। ये जो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इट गिव्स निगेटिव फीडबैक टू LH एंड FSH। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है ना तो ये गिव करता है क्या, पॉजिटिव फीडबैक, किसको, LH FSH को। यस और नो। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स जो हैं वो बड़ी हो रही हैं साइज़ में, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। आप समझिएगा इस चीज़ को। जैसे जैसे जो आपके फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स इन द कॉर्टेक्स, उनका साइज़ बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो रहा है। जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इन्हांस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन इन्हांस होने से क्या होता है, इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड FSH। एस्ट्रोजन जो है वो 6 to 10 टाइम्स
LH का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देगा और 2 to 4 टाइम्स FSH का जो सिक्रीशन है वो इन्हांस कर देगा। समझ में आया? यानी एस्ट्रोजन जो है इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ LH टू 6 to 10 फोल्ड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ FSH टू 2 to 4 फोल्ड्स। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? ये चीज़ आपको समझना है। इज दिस क्लियर? तो पहले FSH का प्रोडक्शन हुआ, फिर डेवलपिंग फॉलिकल्स बने, फिर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हुआ, फिर एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया LH और FSH को। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अगर सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले FSH आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फॉलोड बाय एस्ट्रोजन सेकेंड नंबर पे, फिर आ जाएगा आपका LH, है ना, और लास्ट में आएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था कि हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स। सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स क्या होगा? पहले FSH होगा, फिर LH होगा, पहले FSH होगा, फिर एस्ट्रोजन, फिर LH और लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? लास्ट में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब हम लोग यूट्राइन फेज पढ़ते हैं। यूट्रस में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं? एक तो यहाँ पर हो रहा है मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, व्हेन द एंडोमेट्रियम and the blood vessel of the endometrium is actually breaking or slowing off, है ना। ये मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक चलता है, 3 to 5 डेज का होता है। उसके बाद से फिर एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेट करने लगेगा। इट विल ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन इट इज ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग? एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, ओवरी का जो फेज है ना, ओवरी के जो फेज है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, लूटियल फेज, इट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओवेरियन फेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के? एंटीरियर पिट्यूटरी के। क्या नेम है उन हार्मोन्स का? LH और FSH। और जो यूटरस का साइकिल है, यूटराइन फेज है, उसको ओवेरियन हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे। यानी यूटरस में जो भी इवेंट्स हैं दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स ऑफ द ओवरी। यानी हु इज कंट्रोलिंग द यूटराइन फेज? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है दे आर द स्टीरॉइड हार्मोन्स ऑफ द ओवरी। अंडरस्टूड और नॉट? वो उसको कंट्रोल करेंगे। एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? 2 जगह से आ रहा है। एक तो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा जो आपका येलो बॉडी है, कॉर्पस लुटियम, वो भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है? प्रोजेस्टेरॉन इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम। यस और नो? यस और नो? तो यूटेराइन फेज में एक तो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, उसके बाद से नेक्स्ट कौन सा फेज आता है? देन इट इज प्रोलिफरेटिव फेज, व्हेन द यूट्रस, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, इट ग्रोज इन साइज, इट डिवाइड्स। यस और नो? और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन इट इज डिवाइडिंग? एस्ट्रोजन, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल्स उस समय एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 9 to 10 डेज तक हो सकता है। अंडरस्टूड? और जिस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा होगा, उस समय ओवरी में कौन सा फेज हो रहा होगा? ऑब्वियसली उस समय कौन सा फेज हो रहा है? ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज हो रहा है। यस और नो? उस समय ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है? फॉलिक्यूलर फेज चल रहा है। यस, इज दिस क्लियर? और लास्ट में एक और फेज आता है, किसमें? यूट्रस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज। द सिक्रीटरी फेज ऑफ द यूट्रस ओवरलैप्स विद द लूटियल फेज ऑफ द ओवरी। अंडरस्टूड और नॉट? ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? लूटियल फेज ऑफ द ओवरी के साथ। तो जैसे देखो यहाँ पे, सपोज अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फिर से डे 1 और यहाँ पे डे 28 लेते हैं, और यहाँ पे 14 डेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या इवेंट्स हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखो, जो ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल रहा है, इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, MP। MP मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ना। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, और उसके बाद से आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस का, वो प्रोलिफरेट होने लगा, फिर से डिवाइड होने लगेगा, तो इसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। यस और नो? और प्रोलिफरेटिव फेज भी किसका फेज है? बताइए, ये आपका यूट्रस का फेज है। यस और नो? और उसके बाद से क्या होता है? आपका जो एंडोमेट्रियम है वो और ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करता है, और सिक्रीटरी फेज जो है मतलब बेसिकली सिक्रीटरी नेचर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोलिफरेट क्यों कर रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से। और सिक्रीटरी क्यों हुआ एंडोमेट्रियम? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये जो फेज हुआ इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिक्रीटरी फेज। यस और नो?
सिक्रेटरी फेज जो कितने दिन का है, 14 डेज का है, जिस समय आपका मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है किसमें, यूट्रस में, उस समय ओवरी में कौन सा फेज हो रहा है, उस समय ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम फॉलिकुलर फेज, यस और नो। और यहाँ पे जब सिक्रेटरी फेज हो रहा है किसमें, यूट्रस में, उस समय ओवरी में कौन सा फेज हो रहा है, ल्यूटियल फेज। यानी वी कैन से कि सिक्रेटरी फेज ऑफ द यू कैन से यूट्रस ओवरलैप्स विद द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवरी, एंड प्रोलिफरेटिव फेज कहीं ना कहीं फॉलिकुलर फेज के साथ ओवरलैप कर रहा है, बट प्रोलिफरेटिव प्लस मेंस्ट्रुअल फेज दोनों का ड्यूरेशन मिला के फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन होगा। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यस और नो, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। जिस समय आपका बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होगा यूट्रस में, उस समय ओवरी में क्या चल रहा है, उस समय फॉलिकुलर फेज चल रहा है, द फॉलिकल्स आर एक्चुअली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, है ना। और उस समय क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है ये देखो रप्चर कर गया, यस और नो, और उससे क्या निकल गया, सेकेंडरी oocyte। फिर क्या होता है, जिस समय यहाँ पे सिक्रेटरी फेज आता है उस समय कॉर्पस लूटियम बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, लास्ट डे में कॉर्पस लूटियम डे 28 पे डीजनरेट कर जाता है, एक वाइट बॉडी बना लेता है, और इस वाइट बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस मतलब बॉडी, एल्बिकन्स मतलब वाइट, समझ में आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। अगेन कॉर्पस मतलब बॉडी एंड ल्यूटियम मतलब क्या होता है, येल्लो, क्योंकि इसमें येल्लो कलर का पिगमेंट होता है जिसको ल्यूटीन पिगमेंट बोलते हैं। हु इज मेकिंग द कॉर्पस लूटियम, LH। Who is maintaining the corpus luteum, LH। Any doubt? तो हम लोग बोल सकते हैं कि डे 28 पे क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम पूरी तरह से डिजनरेट कर गया, है ना, और क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, वाइट बॉडी बन गया, और उसके बाद से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है फिर से टूट जाएगी, फिर से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है वो स्लॉज ऑफ हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यस और नो, और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगी। क्यों, बिकॉज कॉर्पस लूटियम जब तक था सिस्टम में तब तक वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन वाज मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को टूटने नहीं दे रहा था, तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन था तब तक एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी यूट्रस की वो टूट नहीं रही थी, और उसी की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, यस और नो। लेकिन जैसे ही कॉर्पस लूटियम का लेवल कम हुआ, जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, वाई इज कॉर्पस लूटियम डीजेनरेटिंग, बिकॉज कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है LH, और कॉर्पस लूटियम बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये LH को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, है ना, और LH को जब निगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो उसकी वजह से कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम को मेंटेन तो LH ही कर रहा था। अब कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने वाले हार्मोन को ही निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो LH इज नॉट एबल टू गेट मेंटेन्ड, एंड इफ LH इज नॉट एबल टू गेट मेंटेन्ड, वो क्या होता है, वो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होने लगता है, और जैसे ही 28 डे पे कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होगा, नो मोर प्रोजेस्टेरॉन विल बी सिक्रीटेड, एंड इफ नो मोर प्रोजेस्टेरॉन इज एबल टू गेट सिक्रीटेड, देन व्हाट विल हैपन, देन ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस की है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और वो टूट जाएगी और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा। इतना में कोई डाउट है, आप 30 सेकेंड का पॉज ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। यहाँ तक समझ में आया, प्लीज़ बताइए मुझे। इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझे, तब हम लोग आगे अब जो मैंने लिखा है वो हम लोग बताएंगे, ठीक है, वो मैं समझाऊंगी आपको। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, ये बेसिक्स था आपके लिए। ओके, नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जो मैंने लिखा है आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पहले वाले वीडियोज़ भी देखो, है ना, फ़ायदा तुम्ही को होगा। तो लेट्स बिगिन विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से भी हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, मेंसम। मेंसम मतलब क्या होता है, मंथ। वाई इट इज़ कॉल्ड मेंसम या मंथ, क्यों, क्योंकि ये एक मंथ में रिपीट होने वाला साइकिल है। अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ में ये साइकिल होता है, ये पीरियोडिक साइकिल है जो 28 to 29 डेज पे होता है। अंडरस्टूड और नॉट, देखो इट इज़ अ साइक्लिक चेंज।
in which the innermost lining of the uterus, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, स्लॉज ऑफ और ब्रेक्स ऑफ, है ना। एंडोमेट्रियम भी टूटता है और उसका ब्लड वेसल्स भी टूटता है। प्लीज रिमेंबर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। एंडोमेट्रियम का कौन सा लाइनिंग टूटेगा बताइए? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। यस और नो? मैंने अभी आपको जस्ट समझाया ये चीज़। और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स भी स्लॉज ऑफ होंगे और फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन। और उसके बाद से 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 80 ml जो ब्लड है वो लॉस होता है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता। प्लीज़ रिमेंबर, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है इट डज़ नॉट क्लॉट बिकॉज उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, प्लस उसमें फिब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से वो क्लॉट नहीं करता मेंस्ट्रुअल ब्लड। अंडरस्टूड? फॉर इम्प्लांटेशन। देखो याद रखना, जितनी बार भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है हर बार यूट्रस को यही लगता है कि आई एम गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट दिस टाइम, और हर बार यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर एम्बेडमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। यस और नो? इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रिटरी फेज में चली जाती है, वो ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये एक साइक्लिक चेंज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें इनर मोस्ट लाइनिंग यूट्रस की स्लॉज ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके बाद उसका प्रोलिफरेशन होगा फॉर इम्प्लांटेशन। और ये किस में हो रहा है? इट अकर्स इन ऑल फीमेल प्राइमेट मैमल्स। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन ऑल फीमेल मैमल्स, ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नो, it does not occur in all female mammals. It occur in all female primate mammals. Primate mammals कौन होते हैं बताइए? मैन, मंकी और एप्स। यस और नो? हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी है, एक स्पाइडर मंकी होता है, न्यू वर्ल्ड मंकी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बट वो सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उसमें कौन सी साइकिल चलेगी? एस्ट्रस साइकिल, जो आपको नहीं पढ़ना। अंडरस्टूड? जब सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। अंडरस्टूड? जो 11 to 13 ईयर्स में आ सकती है, और कभी कभी जल्दी भी आता है, 9 से 10 साल में भी आ सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो प्यूबर्टी एज है वो फीमेल्स में जल्दी आएगा, लड़कियों में जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू मेल्स। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है। ये बात हमारी प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद हो जाएगा, the complete cessation or you can say stoppage of the menstrual cycle, जो जनरली 45 से 50 ईयर्स के एज पे होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलते हैं। यस और नो? जैसे मान लो कोई फीमेल है, कोई लड़की है, उसमें 11 ईयर्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 51 ईयर्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, मेनोपॉज आया। अंडरस्टूड? तो वो जो फेज़ है ना, फ्रॉम द मेनार्क टू मेनोपॉज, उस फेज़ को हम रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलेंगे उस फीमेल का। यस और नो? द पीरियड फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ दैट फीमेल। दैट मीन्स कि वो फेज़ के ड्यूरेशन में वो बच्चा पैदा कर सकती है, वो बेबीज़ कंसीव कर सकती है। इज दिस क्लियर और नॉट? मेनोपॉज के बाद और मेनार्क से पहले जो गर्ल है, जो वुमेन है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मेनार्क से लेकर मेनोपॉज का जो ड्यूरेशन है उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे ड्यूरेशन कितना हो गया? 51 माइनस 11 दैट इज 40 ईयर्स। यानी जनरली व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ फीमेल? वो तकरीबन 40 ईयर्स का होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम हो सकता है। यस और नो? किसी में मेनोपॉज बहुत जल्दी भी आ सकता है, किसी में प्यूबर्टी या फिर मेनार्क बहुत जल्दी या बहुत लेट भी आ सकता है। तो इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, ये फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा। यस और नो? ये आपको ये जो लाइन है ये आपको पहले ही भी बताई है कि ओनली वन ओवम और सेकेंडरी oocyte या एग इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कौन रिलीज कर रहा है? ऑल्टरनेट ओवरी रिलीज कर रही है। यानी जनवरी में अगर राइट ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया है तो फरवरी में कौन करेगा? लेफ्ट। फिर मार्च में राइट ओवरी, फिर अप्रैल में कौन करेगा? लेफ्ट ओवरी। यस और नो? इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन मान लो अगर एक ओवरी खराब हो गई या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर फंक्शनल नहीं रह गई तो क्या होगा? क्या दूसरी ओवरी जो है वो सिर्फ 6 ही प्रोड्यूस कर पाएगी सेकेंडरी oocyte एक साल में? नहीं, पूरा का पूरा काम,
पूरा का पूरा फंक्शन वो सिंगल ओवरी फिर संभालेगी, और वो जो सिंगल ओवरी है वो 12 सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करेगी। नॉर्मली क्या होता है कि एक साल में एक ओवरी 6 oocyte प्रोड्यूस करती है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर एक ओवरी आपकी ख़राब हो गई, किसी फीमेल की ख़राब हो गई, तो सारा कारोबार दूसरी ओवरी जो है वो संभालती है, और उस समय 12 का 12 जो सेकेंडरी oocyte है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल ओवरी इटसेल्फ। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इट पासिस आउट थ्रू द वेजाइना, और कितना ब्लड लॉस होता है 3 से 5 दिन में 40 से 80 ml ब्लड जो है वो लॉस होता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड भी वैरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, किसी में ज़्यादा लॉस होता है, किसी में थोड़ा कम। और मेंस्ट्रुएशन जो है इट मार्क्स अ न्यू साइकिल, है ना। और जैसे ही 28 डेज होता है फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और नया साइकिल जो है उसका आगाज़ हो जाता है, न्यू साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन देखिए यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं क्लॉट करता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन। यहाँ पे इंजाइम है फिब्रिनोलाइसिन और उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इस वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। यस और नो? अगर मान लीजिए देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है ना, तो ये किसका इंडिकेशन है? वो सबसे पहला इंडिकेशन किसका है? व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न? वो प्राइमरी रीज़न इज़ प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के समय ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और उस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। ए वर्ड का मतलब ही होता है नो। ए वर्ड का मतलब क्या होता है? नो। और मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यस और नो? तो एमेनोरिया यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्राइमरी रीज़न कौन है? प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है प्राइमरी रीज़न? प्रेगनेंसी। उसके अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, अंडरस्टूड। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, या अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो सकता है, या फिर उस समय नहीं हो सकता मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस समय आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए। यस और नो? लेकिन व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन और एमेनोरिया? तो द प्राइमरी रीज़न इज़ प्रेगनेंसी। यस और नो? प्राइमरी रीज़न इज़ प्रेगनेंसी। देखो याद रखना कि प्रेगनेंसी के समय प्रेगनेंसी कितने देर का होता है? 9 मंथ्स, है ना। 9 मंथ्स के समय, और जब कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है ना, कितने महीने के लिए दूध पिला रही होती है? ज़्यादातर इंटेंसली कितने? 6 मंथ्स, है ना। तो उस कंडीशन में भी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 6 मंथ्स। तो 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी और 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, यानी 15 मंथ्स तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगा। यस और नो? 15 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें कि एक कोई फीमेल है, उसमें आपका मेनार्क हुआ 11 ईयर्स पे और मेनोपॉज हुआ 51 ईयर्स पे, यानी 40 ईयर्स का उसका क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव लाइफ हो गया, है ना। तो उसमें कितना सेकेंडरी oocyte मैच्योर हुआ होगा? तो 40 इंटू 12 हम कर सकते हैं, दैट इज़ 480। और लेकिन अगर वो फीमेल 3 बार प्रेग्नेंट हुई है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। अगर वो फीमेल 3 बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें कितना सेकेंडरी oocyte मैच्योर होगा? तो आपको पता है कि एक बार प्रेग्नेंट होने में 9 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, प्लस 6 मंथ्स लैक्टेशन के समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, यानी कि कोई भी सेकेंडरी oocyte उस समय मैच्योर नहीं होगा। यानी एक बार प्रेगनेंसी में 15 महीने तक, है ना, कोई भी आपका सेकेंडरी oocyte मैच्योर नहीं होगा। और अगर ये जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज़ का है, 30 डेज़ की ड्यूरेशन में हमेशा आ रहा है, तो 3 बच्चे हैं तो 15 इंटू 3 दैट इज़ 45 मंथ्स तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें नहीं हुआ होगा कभी भी। यस और नो? यानी 45 सेकेंडरी oocyte मैच्योर नहीं हुए होंगे। तो 480 में से आप 45 माइनस कर दोगे
दैट विल गिव यू 435 एज योर आंसर। यानी 435 सेकेंडरी oocyte मैच्योर किए होंगे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 30 डेज का है, और अगर ये बेसिकली यू कैन से फीमेल 3 बार प्रेग्नेंट हुई है। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो आगे, अब डे 1 से शुरू करते हैं, है ना। कुछ बेसिक्स जो है हम लोग ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। तो डे 1 पे क्या हो रहा है, जो कॉर्पस लूटियम है प्रीवियस साइकिल का, वो कम्प्लीटली रिग्रेस्ड है। ये मैंने अभी आपको जस्ट बात किया कि जब हम लोग डे 1 शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो पिछले साइकिल का जो कॉर्पस लूटियम है वो पूरी तरह से रिग्रेस हो चुका है। तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन था जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन कर रहा था। अब सिंस प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो और उसके ब्लड वेसल्स वो टूट जाएंगे, दे विल स्लॉज ऑफ और ब्रेक्स ऑफ, अंडरस्टूड। और उसी समय मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इट विल बिकम 1 मिलीमीटर थिक। अंडरस्टूड और नॉट? क्या बोला मैंने कि डे 1 पे जो प्रीवियस साइकिल की कॉर्पस लूटियम है वो पूरी तरह से रिग्रेस हो चुकी है। सिंस कॉर्पस लूटियम इज रिग्रेस्ड ऑफ द प्रीवियस साइकिल, देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन इन द सिस्टम। Since there is no progesterone in the system, there is no one to maintain the endometrial lining of the uterus, and thus the endometrium lining of the uterus will slough off, it will break off, और उसके वजह से क्या होगा, there will be menstruation और menstrual bleeding will occur. Understood? अब देखिए यहाँ पे डे 1 से डे 5 में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है। एक तो आपको मालूम है कि उस समय मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ना। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर वेरी लो। येस और नो? क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो प्रीवियस साइकिल है उसका रिग्रेस हो चुका है। तो जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल कम है, तो ऑब्वियसली आपको याद होगा मैंने जस्ट बताया था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है दे वी आर गिविंग अ निगेटिव फीडबैक। अंडरस्टूड? एस्ट्रोजन जब प्रोजेस्टेरॉन के साथ होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, तो वो निगेटिव फीडबैक देता है। किसको? GnRH को, LH को, FSH को, है ना। लेकिन सिंस अभी इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, क्यों कम है? क्योंकि प्रीवियस साइकिल का कॉर्पस लूटियम कंप्लीटली रिग्रेस है। तो ऑब्वियस सी बात है जो LH और FSH हैं दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनहिबिशन। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इनहिबिशन नहीं है, कोई निगेटिव इनहिबिशन नहीं है। तो FSH जो है वो सिक्रीट होना शुरू होगा। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स में हमने क्या बात किया था? FSH। यस और नो? FSH क्या करवाएगा? FSH विल स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। कहाँ पर? ओवरी में। और ओवरी में कहाँ पर बताइए? ओवरी में कहाँ पर? ऑब्वियसली ओवेरियन कॉर्टेक्स में, क्योंकि मेडुला में तो सिर्फ ब्लड वेसल्स है। यस और नो? तो ओवरियन कॉर्टेक्स में जो फॉलिक्यूलोजेनेसिस है वो स्टिमुलेट हो गई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल जो है वो बनना शुरू हुआ। और 1 to 5 के जो डेज हैं उसमें यूट्रस में कौन सा फेज चल रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज। और ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है? फॉलिकुलर फेज। यस और नो? जैसे जैसे ये फॉलिकल जो है वो ग्रो करेंगे साइज में, द डेवलपिंग फॉलिकल विल स्टार्ट सिक्रीटिंग विच हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अराउंड डे 7 क्या हो जाता है? एक डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट हो जाता है। अभी तक कोई साइंटिस्ट जो है दे हैव नॉट इलूसिडेटेड द रीजन व्हाई ओनली 1 डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड। समझ में आया? लेकिन ये याद रखना है कि डे 7 पे एक डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट हो जाता है, और ये जो डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और FSH रिसेप्टर्स जो दूसरे फॉलिकल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, ताकि जो बाकी फॉलिकल्स हैं, जो बाकी फॉलिकल्स स्टिमुलेट हुए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई सारे ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं साथ में, लेकिन सिर्फ एक ही डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट होता है। बाकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं दे विल डीजेनरेट, यानी धीरे 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 हर मंथ में, मंथ बाय मंथ ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो डीजेनरेट होने लगते हैं। फॉलिक्यूलर एट्रीजिया होने लगता है। फॉलिक्यूलर एट्रीजिया मतलब डिजेनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। और एक समय आता है 45 to 50 ईयर्स पे जब फॉलिकल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं ओवरी के कॉर्टेक्स में, और उसी समय मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सेसेशन हो जाता है, और फर्दर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर?
अब यहाँ पे देखो डे 7 टू डे 12 में क्या हो रहा है, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट करने लगता है ओवरी से। समझ में आया? ये याद रखना है आपको, जब एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है तो वो निगेटिव फीडबैक देता है एलएच और एफएसएच को। अभी आपने जस्ट देखा था कि जब कॉर्पस लुटियम बना था तो वो लो अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, और हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपका लो, अगर देखो एक और चीज़ याद रखना, है ना, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा होता लेकिन आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत हाई होगा ना तो वो प्रोजेस्टेरॉन को भी निगेटिव फीडबैक देने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कब? पार्चुरेशन में। एस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत हाई होता तो प्रोजेस्टेरॉन का को भी निगेटिव फीडबैक देने लगता, लेकिन यहाँ हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। यस और नो? क्योंकि मैंने बताया कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब तब यूट्रस को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ और वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब लो लेवल है एस्ट्रोजन का तो उस समय नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है एलएच और एफएसएच को, लेकिन जब हाई लेवल है एस्ट्रोजन का, या एस्ट्रोजन जब अकेला है हाई लेवल में है, तो इट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। देखिए एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विच गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। यस और नो? और एलएच के अमाउंट को देखिए ये क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस या स्टिमुलेट वी कैन से एलएच सिक्रीशन। एलएच के सिक्रीशन को कितना इंक्रीज कर देगा? टू 6 to 10 फोल्ड्स, 6 से 10 गुना बढ़ा देगा। एंड एफएसएच का भी सिक्रीशन बढ़ाएगा, एंड एफएसएच सिक्रीशन 2 to 4 फोल्ड्स। यस और नो? 2 से 4 गुना ये एफएसएच का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और आपका 6 से 10 गुना ये एलएच का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मैंने बताया ही था कि 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, 5 दिन के ऑनवर्ड्स एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करने लगेगा, किसको? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को। इज दिस क्लियर? अब डे 13 to 14 जबकि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस समय आपका ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा। ग्राफियन फॉलिकल याद करो मैच्योर फॉलिकल होता है, और ग्राफियन फॉलिकल जो है इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा होगा तो इट विल गिव मोर एंड मोर पॉजिटिव फीडबैक टू एल एच एंड एफ एस एच। तो उस समय क्या होता है, एल एच एंड एफ एस एच बोथ अटेन्स पीक। सिर्फ एल एच ही नहीं अटेन करेगा पीक, एल एच एंड एफ एस एच दोनों अटेन करेगा पीक, है ना, बोथ अटेन्स पीक। मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका एलएच और एफएसएच है दोनों अटेन करेगा क्या? पीक लेवल। यस और नो? लेकिन आपका देखिए यहाँ पे एलएच का लेवल कितना बढ़ गया? 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ गया। एफएसएच का 2 to 3 फोल्ड्स बढ़ गया, या 2 to 4 भी आप लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो मिडिल ऑफ द साइकिल में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलएच जब अटेन करता है पीक उसी को बोलते हैं हम एलएच सर्ज। यस और नो? उसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। देखिए एलएच स्टिमुलेट, उसी समय क्या होता है, मैंने आपको ये oogenesis में भी पढ़ाया था जब मैंने टर्शरी फॉलिकल पढ़ाया था। ये एनसीईआरटी की भी लाइन है जो मैं वर्बली आपको बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी जहाँ तक मुझे याद है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज मतलब एट द स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल व्हेन द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes meiosis 1। है ना, ये लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, मैंने कल भी यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी आपको ये चीज़ सिखाया था। तो एलएच जो है यही स्टिमुलेट करेगा प्राइमरी oocyte को। ये प्राइमरी oocyte कौन से फॉलिकल में है जब स्टिमुलेट होगा? टर्शरी फॉलिकल में। क्या कंप्लीट करने के लिए? मियोसिस 1। और वो अरेस्टेड था ना, मियोसिस 1 वॉज अरेस्टेड। कौन से स्टेज में अरेस्टेड था? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में अरेस्टेड था? डिप्लोटीन स्टेज में। यस और नो? आप लोगों को बहुत बारीकी से आर्मी के जैसा तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। इज दिस क्लियर? तो क्या बोला मैंने? एलएच विल स्टिमुलेट द प्राइमरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस 1 विच वॉज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। इसकी वजह से क्या होगा? व्हेन द मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी oocyte बना इट विल स्टार्ट द मियोसिस 2 बट इट गेट्स अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2 स्टेज। और यही वो सेकेंडरी oocyte है विच इज एक्चुअली रप्चर्ड और which is actually released when Graafian follicle is ruptured due to LH surge. Yes or no?
तो देखिए LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड दस रिलीजेस सेकेंडरी oocyte जो फ्यूचर ओवम है, और इसी स्टेप को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। इसी स्टेप को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओव्यूलेशन अकर्स एट डे 14 दैट इज मिडिल ऑफ द साइकिल, और कौन से हार्मोन की वजह से हुआ? LH। अगर हम LH ऑप्शन में नहीं देंगे, मान लीजिए कि ओव्यूलेशन के लिए LH इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, तो आप कौन सा हार्मोन सेलेक्ट करोगे ओव्यूलेशन के लिए? एस्ट्रोजन, FSH या प्रोजेस्टेरॉन? कौन सा हार्मोन सेलेक्ट करोगे आप ओव्यूलेशन के लिए इफ LH इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो, अगर LH ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना, देन यू हैव टू सेलेक्ट एस्ट्रोजन फॉर ओव्यूलेशन। वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन ही, प्लीज डू नॉट सेलेक्ट FSH, अंडरस्टूड और नॉट? एस्ट्रोजन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही एक्चुअली में LH को LH सर्ज दे रही है। एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ा, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और वो एस्ट्रोजन जो है इट इज़ एक्चुअली गिविंग पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड FSH। और LH का जब लेवल बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचता है, तब LH ही ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराएगा। FSH इज नॉट कॉजिंग द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इट इज द LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, which is actually causing the rupture of the Graafian follicle. So if LH is not given in the option, then you have to choose estrogen hormone. Is this clear or not? एस्ट्रोजन की जगह एग्जामिनर आपको इस्ट्राडियोल भी दे सकता है। इस्ट्राडियोल भी एस्ट्रोजन का ही फॉर्म है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो देखो यहाँ ओव्यूलेशन अकर्स एट डे 14 दैट इज मिडिल ऑफ द साइकिल, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा, रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2, जो आपको बता दिया मैंने। और ये अरेस्ट कब खत्म होगा इसका? मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? मैंने ये भी आपको oogenesis में बताया था कि जब एक स्पर्म किस में एंटर करेगा? सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, तो वो स्पर्म एक फैक्टर रिलीज करेगा जो एग एक्टिवेशन करेगा। उस फैक्टर का नाम होता है फर्टिलिन। वो फर्टिलिन क्या करता है? इट विल टर्न ऑन द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंड इट विल ब्रेक द मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। जो पहली बार मेरे लेक्चर में आए हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, oogenesis देखिए, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ओके, तो ये जो सेकेंडरी oocyte इट विल बी कलेक्टेड बाय द फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या है? इट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना? फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे क्या है? आपको याद है? दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच वॉज प्रेजेंट इन इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वो कलेक्ट कर लेगा किसको? सेकेंडरी oocyte को। और वो जो इनफंडिबुलम है उसमें एक पोर है, उस पोर को हम ऑस्टियम बोलते हैं। यस और नो? ये जो पोर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम ऑस्टियम बोल रहे हैं। और उस ऑस्टियम के थ्रू सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब में सीलिया है, उस सीलिया के थ्रू वो जो आपका सेकेंडरी oocyte इट विल रीच इन द एम्प्यूला रीजन, और एम्प्यूला रीजन में वो 24 आवर्स तक वेट करेगा। यस और नो? टेल मी। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन तो हो गया, ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? डे 15 से क्या हो रहा है? फिर डे 15 से बेसिकली क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली ओवरी के अंदर क्या होगा? बताओ, कॉर्पस लूटियम बनेगा, है ना? ये बात हुई थी। फॉर्मेशन होगा किसका? कॉर्पस लूटियम का। कब? जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा कि जो रेमनेंट्स हैं, रेमनेंट्स मतलब रिमेनिंग पार्ट किसके? ग्राफियन फॉलिकल के, है ना? जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के, वो क्या कर देंगे? वो आपके कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कौन सा हार्मोन उसको कन्वर्ट करेगा? LH। और कौन सा हार्मोन उसको मेंटेन करेगा? LH। यस और नो? प्लीज रिमेंबर। और ये कॉर्पस लूटियम क्या है? इट इज़ अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और एक और हार्मोन दैट इज इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? ये निगेटिव फीडबैक देता है FSH को। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये नहीं लिखा हुआ था, इट्स ओके। इट इज़ गिविंग निगेटिव फीडबैक टू FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो, LH जो है इट कन्वर्ट्स ग्रैनुलोसा सेल एंड थीका सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू ल्यूटीन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। इसके पास ल्यूटीन नाम का पिगमेंट होता है। यस और नो? अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ये टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू है या टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। टेम्पोररी क्यों?
क्योंकि इसका लाइफ स्पैन परमानेंट नहीं है, 14 डेज के लिए ही है। और ये एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा हार्मोन? एक तो प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ये आपका क्या है? इट इज़ एंटी अबॉर्शन हार्मोन है ना। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अबॉर्शन नहीं होने देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो कि एक्चुअली में एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को मेंटेन करेगा। और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा कॉर्पस लूटियम? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इन हाई अमाउंट, एस्ट्रोजन इन लो अमाउंट, और थोड़ा बहुत इनहिबिन भी ये प्रोड्यूस करेगा, और ये इनहिबिन एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देगा। अंडरस्टूड। अब प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस हम लोग समझ लेते हैं। अंडरस्टूड। जैसे देखो, प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इंक्रीजेज एडहेसिव नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, उसमें चिपकने का नेचर बढ़ाता है। क्यों? ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो बच्चा अच्छे से, ब्लास्टोसिस अच्छे से चिपक सके। ये ग्लैंड्स बनाता है एंडोमेट्रियम में, है ना। मैंने आपको बताया था कि ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम और सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम जो है इट डेवलप्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इट मेंटेन्स द यूटेराइन लाइनिंग, इट इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन। ये मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रोकता है। क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम जो कि सेकेंड लेयर है किसका? यूटरस का, जो कि थिक है, स्मूथ मसल का बना हुआ है। अगर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो जो बच्चा पल रहा है, बच्चा कहाँ पलता है? एंडोमेट्रियम में। तो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? एबॉर्ट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने देता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वो सारा कोशिश करता है जिसकी वजह से क्या होना चाहिए? प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन रह सके। अंडरस्टूड। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिक। देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है इट मेक्स, ये सर्विक्स के पास जो म्यूकस है ना, प्रोजेस्टेरॉन जो है इट मेक्स सर्वाइकल म्यूकस थिक। ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक भी कर देता है। क्यों सर्विक्स के म्यूकस को ये थिक कर देता है? ताकि जो बच्चा है वो सरक के नीचे नहीं चला जाए, सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से बाहर निकल ना जाए, मिसकैरेज ना हो, इसीलिए सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। अंडरस्टूड और नॉट। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोजन के बारे में, तो एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करता है किसको? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को, है ना। अभी आपने जस्ट देखा कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है इट प्रोलिफरेट्स। तो इट प्रोलिफरेट्स अंडर द यू कैन से इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन? दैट इज एस्ट्रोजन। एंड यूट्राइन एंडोमेट्रियम इसमें जो थिकनेस है उसको बढ़ाएगा। उसके अलावा कॉर्पस लूटियम इट स्टार्ट्स रिग्रेसिंग आफ्टर 23rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉर्पस लूटियम बना कब? 14th डे पे बना। और कितना दिन तक रहता है? 28 डे पे, 28 डेज तक रहता है। यानी इसका ड्यूरेशन कितने डेज का है? 14 डेज का इसका ड्यूरेशन है। लेकिन ये रिग्रेस किस दिन पे होना शुरू करने लगता है? 23rd डे से ये धीरे 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 डिजेनरेट करना शुरू करता है, क्योंकि LH का लेवल धीरे 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 क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। यस और नो? आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। इतनी में जो भी आपको डिफ़िकल्टी अगर कुछ आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आपके कमेंट के थ्रू ही मुझे ये पता चलेगा वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर और नॉट, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। इज़ दिस क्लियर और नॉट? फंक्शन जो है प्रोजेस्टेरॉन का वो आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्पस लूटियम स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और एक पेप्टाइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है दैट इज इनहिबिन। इज दिस क्लियर? अब डे 26 to 28 में क्या हो रहा है? 28 डे पे क्या होता है ना कि जो कॉर्पस लूटियम है वो कंप्लीटली रिग्रेस हो जाता है। देखिए कॉर्पस लूटियम रिग्रेस कंप्लीटली एट डे 28, और वो रिग्रेस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट बॉडी में, है ना। उस वाइट बॉडी का नाम क्या होता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस मतलब बॉडी, एल्बिकन्स मतलब वाइट। यस और नो? अब सिंस कॉर्पस लूटियम जो है यही स्रोत था, यही सोर्स था। सोर्स मतलब स्रोत, है ना, कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। किस चीज़ का स्रोत था? प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का। लेकिन अब आपका क्या है? कॉर्पस लूटियम ही नहीं रह गया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। अब कॉर्पस लूटियम ही वो है जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा था। अब कॉर्पस लूटियम रह ही नहीं गया सिस्टम में, तो देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और आपको मालूम है बखूबी कि प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। अब जो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूट जाएगी। यस और नो? देखो लिखा है मैंने कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज अनेबल टू सस्टेन द लॉज ऑफ और ब्रेक्स ऑफ और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। और इसके वजह से क्या होता है? एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। यस और नो?
देखो यहाँ पे सिक्रीटरी फेज ऑफ यूटरस ओवरलैप्स विथ लूटियल फेज ऑफ द ओवरी। सिक्रीटरी फेज कितने दिन का है? 14 डेज का। कहाँ का है? यूटरस का। वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? ल्यूटियल फेज। किसके? ल्यूटियल फेज कहाँ का है? ओवरी में, क्योंकि कॉर्पस लुटियम कहाँ बन रहा है? ओवरी में, इसीलिए इसका नाम है लुटियल फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज जो यूटरस का है वो फॉलिक्यूलर फेज ऑफ द ओवरी के साथ ओवरलैप कर रहा है। कंप्लीटली नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है ना, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब विच इज द डोमिनेंट हार्मोन? एस्ट्रोजन। कब? बिफोर ओव्यूलेशन। विच इज द डोमिनेंट हार्मोन बिफोर ओव्यूलेशन? एस्ट्रोजन। यस और नो? एस्ट्रोजन इज द डोमिनेंट हार्मोन बिफोर ओव्यूलेशन, एंड एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है विच शोज टू पीक इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि एक बार उसको डेवलपिंग फॉलिकल्स ने प्रोड्यूस किया तो वो पीक दिखा रहा है ना। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर कर गया तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वही इसके सोर्स थे सिक्रीशन के। लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है एट मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर बन जाता है कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लगेगा, तो फिर से एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है और पीक हो जाता है उसका। तो एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है जो 2 पीक दिखाएगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हम लोग डायग्रामेटिकली इसका ग्राफ भी देखेंगे आगे चल के। एंड ओव्यूलेशन के बाद विच इज द डोमिनेंट हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन इज द ब्यूटी हार्मोन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर proliferation of the endometrium, and progesterone is the hormone which is responsible for glandular nature of the endometrium, and it is responsible for pregnancy. yes or no? देखिए luteal phase is of fixed duration, ये बात पहले भी हुई है कि luteal phase जो है वो fixed duration का है, that is 14 days का है। चाहे menstrual cycle कितने भी दिन का हो, luteal phase हमेशा 14 days का होगा। और luteal phase के just पहले ovulation होता है। तो अगर आपको menstrual cycle कोई पर्सन 32 days का बोलता है कि अगर कोई फीमेल है उसमें 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आप बताओ उसमें बेसिकली ओव्यूलेशन कब होगा? तो तुरंत आंख बंद करके 14 माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? बताइए 18th डे पे, है ना? यस और नो? 18th डे पे क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, अरे सॉरी ओव्यूलेशन हो जाएगा। 18th डे कौन सा डे होगा? ओव्यूलेशन का। क्यों? क्योंकि लुटियल फेज जो है वो आपका क्या होगा? फिक्स होगा, वो हमेशा 14 डे का ही होता है, चाहे कितने दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। तो उसमें से 14 माइनस करके आप डे ऑफ ओव्यूलेशन ईजिली निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं फेजेस के बारे में, है ना। फेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज जो कहाँ का है? यूट्रस का है। कितने दिन का हो रहा है? 3 to 5 डेज। प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन का है? 9 to 10 डेज तक भी हो सकता है, 7 to 9 डेज का होता है जनरली। ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे स्मॉल फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन है, आपका आंसर होगा ओव्यूलेटरी फेज, 1 डे का है। फॉलिक्यूलर फेज जो है वो कितने दिन का है? 11 to 13 डेज का है। यस और नो? 11 to 13 डेज का है, 14 डेज तक भी हो सकता है। और सिक्रीटरी फेज या लुटियल फेज जो है वो क्या है? कितने दिन का है? 14 डेज का है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ समझिए आप। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में जैसे यहाँ पे डे लिखा है डे 1 और यहाँ पे डे 28 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में, ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। इनहिबिन भी है लेकिन इनहिबिन के बारे में एनसीईआरटी नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पे जो ओवरी है, ओवेरियन हार्मोन्स है, ये जो दोनों हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दे आर स्टीरॉयडल हार्मोन्स। और पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के LH एंड FSH, है ना। यस और नो? दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इज इज क्लियर और नॉट? अब ये जो ओवरी के हार्मोन्स हैं, देखो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। देखो क्यों बढ़ने लगेगा एस्ट्रोजन का लेवल? क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करने लगते हैं एस्ट्रोजन, तो इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पर क्या होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है ना। डे 14 पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल ही एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल फॉल हो जाएगा, यस और नो। और फिर कॉर्पस लुटियम बन जाएगा, तो फिर से एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा? आपका बढ़ने लगेगा, यस और नो। एस्ट्रोजन का लेवल फिर से आपका बढ़ने लगेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, एंड कॉर्पस लुटियम स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन। तो आप देख सकते हो ये एस्ट्रोजन जो है इट इज शोइंग 2 पीक, एक ये पीक हो गया और ये दूसरा पीक हो गया। एस्ट्रोजन इज द हार्मोन विच इज शोइंग 2 पीक इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दिस क्लियर और नॉट?
प्रोजेस्टेरॉन की बारे में बात करें तो ओव्यूलेशन के पहले इसका कोई सिक्रीशन नहीं था, लेकिन कॉर्पस लुटियम बनने के बाद देखो प्रोजेस्टेरॉन इज द डोमिनेंट हार्मोन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, यानी ओव्यूलेशन के पहले एस्ट्रोजन इज द डोमिनेंट हार्मोन एंड ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन इज द डोमिनेंट हार्मोन। अगर हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे धीरे 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 पहले एफएसएच का लेवल ऐसे बढ़ेगा, है ना, और फिर एलएच का भी लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली वो LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो LH और FSH का लेवल बढ़ेगा, LH का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा ना, क्यों? बिकॉज वो 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन जो है इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH टू 6 to 10 फोल्ड्स और FSH का लेवल बढ़ा देता है 2 to 3 फोल्ड्स। इसीलिए LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। LH जो है इट अटेन्स पीक एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही LH जब अटेन करेगा पीक तो वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा और उसी समय ओव्यूलेशन हो जाएगा। FSH भी अटेन करेगा पीक, लेकिन फिर देखो धीरे 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 LH और FSH दोनों का लेवल कम हो रहा है। क्यों इन दोनों का लेवल कम हो रहा है? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बन गया और कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस कर रहा है इनिबिन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन हाई अमाउंट, एस्ट्रोजन इन लो अमाउंट, विच इज गिविंग निगेटिव फीडबैक टू व्हाट, टू LH, FSH एंड GnRH। इसीलिए LH और FSH का लेवल कम हो रहा है, और LH का जब लेवल कम होगा तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। तो आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। देखिए यहाँ पे बेसिकली हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। देखो FSH को 2 to 3 फोल्ड बढ़ाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, FSH सर्ज, और 6 to 10 फोल्ड आपका LH का लेवल बढ़ाएगा, जिसको आपका LH सर्ज बोलेंगे। LH का जो है वो मेन रोल है। LH का क्या क्या काम है देखिए यहाँ पे, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट करने वाला हार्मोन कौन है? आपका आंसर होगा LH। ये हमने oogenesis में भी बात की है। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाने वाला हार्मोन कौन है? LH, है ना। और उसके बाद से रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करने वाला कौन है? बताइए, रप्चर कौन कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल को? रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन करेगा? LH ही करेगा, टू इंड्यूस व्हाट, ओव्यूलेशन। और उसी समय सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेटरी फेज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होगा, 1 डे का होगा। देखो ये बार बार मैंने आपको बताया है, प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि ओनली अबाउट 450 to 500 ओवा या सेकेंडरी oocytes आर प्रोड्यूस बाय अ ह्यूमन फीमेल ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव लाइफ। क्यों? क्योंकि 1 महीने में एक ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक रिप्रोडक्टिव लाइफ हो सकती है। तो 40 into 12 आप करोगे तो 480 आएगा, विच इज़ इन बिटवीन 450 to 500। येस और नो? तो ये चीज़ें मैंने oogenesis में भी आपको बताई है कि सिर्फ 450 से 500 सेकेंडरी oocyte ही प्रोड्यूस करेगी एक फीमेल जो है वो अपने पूरे इंटायर लाइफ साइकिल में या लाइफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में। इज दिस क्लियर? देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। यस और नो? क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय क्या हो रहा है कि कॉर्पस लुटियम मेंटेन्ड हो जाता है ना। देखो, कॉर्पस लुटियम तभी यू कैन से डिजेनरेट होगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? तो कॉर्पस लुटियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमें कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करना होगा। क्यों कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करना होगा? क्योंकि कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को मेंटेन कर रहा है। और प्रेगनेंसी जो है या इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में होता है। बच्चा जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में ही पल रहा होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर सिस्टम में रहेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो मेंटेन्ड रहेगी और वो टूटेगी नहीं और अबॉर्शन या मिसकैरेज नहीं होगा। लेकिन अगर कॉर्पस लुटियम नहीं होगा, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस समय क्या होगा? उस समय क्या होता है ना कि अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगा,
है ना, कॉर्पस लूटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस की है वो टूट जाएगी और उसकी वजह से अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं? येस और नो? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। और कॉर्पस लूटियम को प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन मेंटेन करता है वो एससीजी हार्मोन होता है, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कौन रिलीज करता है? एक स्ट्रक्चर होता है ट्रोफोब्लास्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रोफोब्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वही प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन एससीजी। और एससीजी हार्मोन जो है वो एलएच का मिमिक्री करता है। एससीजी नाम का एक हार्मोन होगा जो कि एटलीस्ट 6 to 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय प्रोड्यूस होगा, और वो जो एससीजी हार्मोन है वो एलएच हार्मोन को मिमिक करेगा, और एससीजी हार्मोन विल मेंटेन द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और किसके जैसा काम करेगा? एलएच हार्मोन का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर प्रेगनेंसी के समय कॉर्पस लूटियम को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अगर कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो एलएच को निगेटिव फीडबैक दे रहा है, एफएसएच को भी निगेटिव फीडबैक दे रहा है, जीएनआरएच को भी निगेटिव फीडबैक दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम मेन अगर फोकस करें एलएच के बारे में, तो कॉर्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी के समय मेंटेन्ड है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, विच इज गिविंग अ निगेटिव फीडबैक ऑन एलएच। तो एलएच का लेवल कम होते जा रहा है, और अगर एलएच का लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली एलएच ही वो हार्मोन था जो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कर रहा था। तो कॉर्पस लूटियम तो प्रेगनेंसी के समय मेंटेन नहीं हो पाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर एलएच की जगह लेने वाला हमें कोई और हार्मोन चाहिए, क्योंकि एलएच का लेवल तो फॉल होना ही होना है, उसका लेवल तो डिक्रीज होना ही होना है। यस और नो? एलएच और एफएसएच का लेवल तो डिक्रीज होना ही होना है प्रेगनेंसी के समय। तो यहाँ एलएच का जगह लेने के लिए जो हार्मोन आएगा वो होगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। और वो हार्मोन कहाँ से आएगा? वो ब्लास्टोसिस्ट में एक स्ट्रक्चर होगा ट्रोफोब्लास्ट, वहाँ से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? 14th डे। 14th डे जो है वो सबसे बेस्ट पीरियड है फर्टिलाइजेशन का। और आपका कब प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली एससीजी? 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब 7 डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन पे एससीजी प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डे चल रहा है? 21 डे। 21 डे मतलब कौन सा फेज है? लूटियल फेज। ऑब्वियसली 21 डे में कौन सा फेज होता है? सेक्रेटरी फेज इन द यूटेरस एंड लूटियल फेज ऑफ द ओवरी। उस समय कॉर्पस लूटियम को एससीजी मेंटेन करेगा। और किसका कारोबार संभालेगा एससीजी? एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। एससीजी विल मिमिक विच हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या प्रेगनेंसी के समय एलएच और एफएसएच का लेवल बहुत डाउन होगा? आपका आंसर होगा यस, डाउन होगा, बहुत डाउन होगा। और एफएसएच का लेवल डाउन होगा, इसीलिए पूरे प्रेगनेंसी में कोई न्यू फॉलिकल्स जो हैं वो आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे। लूटियल फेज में भी न्यू फॉलिकल्स क्या डेवलप हो रहे हैं? आपका आंसर होगा नहीं। लूटियल फेज में नो न्यू फॉलिकल्स आर डेवलपिंग। वाई नो न्यू फॉलिकल्स आर डेवलपिंग? क्योंकि फॉलिकल्स को डेवलप करवाने के लिए एफएसएच हार्मोन का होना ज़रूरी है। लेकिन लूटियल फेज में या पूरे प्रेगनेंसी के समय अगर हम बात करें, है ना, लूटियल फेज तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ रहा है तो उसको भी हम ले सकते हैं, और दूसरा केस हम प्रेगनेंसी का भी ले सकते हैं। उन दोनों केसेस में एलएच और एफएसएच का लेवल बहुत डाउन होगा, और एफएसएच का लेवल डाउन होगा तो नो न्यू फॉलिकल्स विल बी डेवलप्ड। कोई ग्राफीन फॉलिकल बनेगा ही नहीं, कोई सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज ही नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरॉन अबंडेंट अमाउंट में है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस सस्टेन्ड रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरे प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स तक कोई भी आपका क्या नहीं होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता है। और उसके बाद जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस समय भी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स तक क्या नहीं होता है? आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दूध पिलाते समय एक हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड, यस और नो। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन के ऊपर और जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है एलएच और एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से फिर से फॉलिकल्स नहीं डेवलप हो पाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोलैक्टिन गिव्स निगेटिव फीडबैक टू एस्ट्रोजन एंड एलएच एफएसएच ड्यू टू विच नो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो। लेकिन ये मैक्सिमम कितने दिन तक वैलिड है? 6 मंथ्स तक। देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज नहीं है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। और कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा, है ना। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एमेनोरिया जिसको बोलते हैं, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने बताया था प्राइमरी रीजन क्या है प्रेगनेंसी का, यही है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रीटेड टू सिंथेसाइज मिल्क विच इनहिबिट्स एफएसएच एक्टिविटी, गोनाडोट्रोफिन्स एंड एस्ट्रोजन। प्रोलैक्टिन एफएसएच और एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर रहा है, एलएच को भी कर रहा है। उस कंडीशन को लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। और उस समय भी क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। यानी 6, और वो कितने पीरियड के लिए सबसे ज़्यादा लागू होता है? मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए बताइए मुझे? 6 मंथ्स के लिए, यस और नो। और जो शुरू में जो दूध निकलता है उस दूध को हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उस दूध को शुरू में जो निकल रहा है, कोलोस्ट्रम इज द येलोइश सिक्रीशन विच इज़ एक्चुअली सिक्रीटेड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। बोलते हैं ना कि माँ का जो दूध होता है शुरू में जो रिलीज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है। उस एंटीबॉडी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। समझ में आया? IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज़ की। गेम्ड से आप याद रख सकते हो, GAMED, गेम्ड से आप याद रख सकते हो। और कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA। सारे एंटीबॉडीज़ के बारे में हम वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखो। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सोच समझ के बताना। देखो, प्लेसेंटा जो है ना वो 1.5 महीने के बाद बनना शुरू होता है और 3 महीने के बाद अच्छे से बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्लेसेंटा जो है वो 1.5 महीने के बाद 1.5 मंथ्स के बाद बनना शुरू होता है और 3 महीने के बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो अगर आपसे, और ओवरी के रिमूवल को बोलते हैं उफ्रेक्टॉमी। उफ्रेक्टॉमी इज़ द रिमूवल ऑफ ओवरी। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि और जब प्लेसेंटा बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा खुद बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल हैपन टू द प्रेगनेंसी इफ उफ्रेक्टॉमी, दैट इज रिमूवल ऑफ ओवरी, अकर्स विद इन 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। मैंने पूछा आपसे कि आप प्रेगनेंसी के साथ क्या होगा अगर कोई फीमेल 2 महीना या 2.5 महीना या 3 महीने से पहले प्रेग्नेंट है या 1 महीना की ही प्रेगनेंसी है और मान लीजिए उसका हमने ओवरी हटा दिया, तो उसकी प्रेगनेंसी के साथ क्या होगा? द आंसर विल बी अबॉर्शन या मिसकैरेज। क्यों? क्योंकि अगर हमने ओवरी को हटा दिया 3 महीने से पहले तो क्या होगा? उस ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम था, है ना। कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या कर रहा था? कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था क्या चीज़? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को मेंटेन कर रहा था, है ना, पूरे प्रेगनेंसी में। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो जा रहा था, एंडोमेट्रियम टूट नहीं रहा था। लेकिन हमने ओवरी ही हटा दिया, ओवरी ही हटा दिया हमने, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ओवरी अगर हम लोगों ने 2 महीने में या विद इन 3 months अगर हमने रिमूव कर दिया तो देयर इज़ नो कॉर्पस लूटियम, देयर इज़ नो प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम जहाँ पर बच्चा पल रहा है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो टूट जाएगी और अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन यही एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल हैपन इफ उफरेक्टॉमी अकर्स आफ्टर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, अगर 3 महीने के बाद अगर आप ओवरी रिमूवल कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? अबॉर्शन नहीं होगा,
प्रेगनेंसी विल सस्टेन। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड है, और प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड है तो वो खुद से प्रोजेस्टेरॉन इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, एससीजी प्रोड्यूस करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन इनॉर्मस अमाउंट में जब प्रोड्यूस होगा तो वी डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन कॉर्पस लूटियम फॉर प्रोजेस्टेरॉन। अब हम कॉर्पस लूटियम के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे प्रोजेस्टेरॉन के लिए, और खुद से ही प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगेगा प्लेसेंटा से, और प्रेगनेंसी विल सस्टेन। तो अगर 3 महीना पहले अगर ओवरी रिमूवल करते हैं तो अबॉर्शन हो जाएगा, 3 महीने के बाद करेंगे अगर तो फिर उस समय प्रेगनेंसी विल सस्टेन। समझ में आया? वैसे नॉर्मली नेचुरली क्या होता है, कॉर्पस लुटियम सस्टेन्स टिल 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। पूरे 9 महीने तक कॉर्पस लुटियम सस्टेन रहता है। अंडरस्टूड? कॉर्पस लुटियम 3 महीने के बाद डिजेनरेट नहीं होता है, याद रखना ये चीज़ें। अंडरस्टूड? मैंने कोई भी चीज़ें आपको मिस नहीं की है, एज पर माई नॉलेज मैंने सब चीज़ आपको बता दिया। IgA एंटीबॉडी इज फाउंड इन द कोलेस्ट्रम। अब देखो यहाँ पे, ऑन विच डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन द चांस ऑफ कॉन्सेप्शन इज मैक्सिमम। कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी होना, फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन का चांस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन से दिन होगा? ऑब्वियसली जिस समय ओव्यूलेशन हो रहा है ना, 14th डे, यानी ओव्यूलेशन अकर्स, जिस समय ओव्यूलेशन हो रहा है, विच ऑन ओव्यूलेशन कब हो रहा है? अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14th डे पे। अगर 32 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 18th डे पे। इसी हिसाब से आपका आंसर चेंज होते जाएगा, यानी जो ओव्यूलेशन का डे है उसी समय कंसेप्शन का चांस जो है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि उसी समय जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो रही है, और सेकेंडरी oocyte जो फ्यूचर ओवम है उसका लाइफ स्पैन जो है वो 24 आवर्स का है, तो कॉन्सेप्शन का जो चांस है वो ओव्यूलेशन के समय मैक्सिमम होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? देखो यहाँ पे, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग फॉलिकल एंड कॉर्पस लुटियम। दोनों लोग एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको मालूम है। हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करता है। GnRH is gonadotrophin releasing hormone. It will act on the anterior pituitary to release LH and FSH. फिर आपका LH और FSH क्या करते हैं? ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और इनहिबिन भी प्रोड्यूस करेंगे। कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। कॉर्पस लुटियम विल प्रोड्यूस रिलैक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो हम लोग बाद में चलकर देखेंगे। रिलैक्सिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, 53 अमाइनो एसिड का बना हुआ है ना, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। इनहिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन दे आर गिविंग नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। यानी आपको पता ही है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपके LH FSH के लेवल को डिक्रीज कर दे रहे हैं, GnRH के लेवल को भी डिक्रीज कर दे रहे हैं, और इनहिबिन पर्टिकुलरली FSH के लेवल को डिक्रीज करता है। एस्ट्रोजन का जब हाई लेवल होगा तो पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? LH FSH और GnRH को। ये सब बातें हमने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? कब पॉजिटिव फीडबैक, कब निगेटिव फीडबैक, सब समझ में आ रहा होगा ना। In the later phase of the pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary to loosen pubic symphysis, है ना, क्योंकि pubic symphysis के ऊपर ही बच्चा पल रहा है, उसी के ऊपर यूट्रस है, वहीं पर बच्चा पल रहा है, तो pubic symphysis को उस समय लूज होना पड़ेगा ताकि बच्चा सरक के नीचे आ सके, और सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना जो बर्थ कैनाल बना रहे होते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकल सके। आफ्टर मेनोपॉज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनोपॉज के पास, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो LH और FSH का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ऑब्वियसली अगर मेनोपॉज हो गया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो गई, तो क्या कॉर्पस लुटियम बनेगा? नहीं बनेगा। अगर कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा? नहीं होगा। यस और नो? ठीक है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं सिक्रीट हुआ तो क्या LH और FSH को निगेटिव फीडबैक देने वाला कोई है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो अगर LH और FSH को निगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली LH और FSH का लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड में बढ़ जाएगा। लेकिन मेनोपॉज के साथ एक बीमारी भी एसोसिएट हो सकती है फीमेल्स में, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। समझ में आ रहा है? मेनोपॉज की वजह से एक बीमारी फीमेल्स में हो सकती है जिसमें उनका बोन जो है वो कमज़ोर हो जाता है और बोन के फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा। उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। क्यों? बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन एक्चुअली मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल इन द बोन। बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है फीमेल्स में।
इसीलिए फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन होगा मेल के कंपैरिजन में। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? देखो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया था कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज गिविंग नेगेटिव फीडबैक ऑन एलएच एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच, है ना। व्हेन एलएच अटेन्स पीक इट कॉजेज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल रिलीजिंग द सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि ओवम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक्चुअली में ये फ्यूचर ओवम है। द रेमनेंट्स मतलब रिमेनिंग पार्ट किसके, ग्राफियन फॉलिकल को वो कॉर्पस लूटियम बनाएंगे जिसको हम येलो बॉडी बोलते हैं। कहाँ, ओवरी के अंदर ही बनेगा कॉर्पस लूटियम। ओवरी के कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, एलएच। एलएच ही मेंटेन करेगा कॉर्पस लूटियम को। कॉर्पस लूटियम टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और ये दोनों मिलकर गिव नेगेटिव फीडबैक टू एलएच, एफएसएच एंड जीएनआरएच। Cells of corpus luteum also produces inhibin, which is a peptide hormone which inhibits FSH. तो level of LH, FSH and GnRH are reduced significantly after formation of corpus luteum. कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन के बाद एलएच, एफएसएच और जीएनआरएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा निगेटिव फीडबैक की वजह से। देखिए स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हालांकि ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों जगह हो रहा है, ओवरी में जहाँ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और यूट्रस में जो कि प्रिपेयर अपने आप को कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। मैंने बताया जब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी हर बार यूट्रस को लगेगा कि इट इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट और अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रिपेयर करेगा। यूटेराइन साइकिल को कौन से हार्मोन्स मेंटेन करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो कौन सिक्रीट करेगा, ओवरी। ये किस प्रकार के हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन्स। और स्टीरॉयड हार्मोन्स के प्रिकर्सर कौन होते हैं, बताओ, बता सकते हो? जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उसके प्रिकर्सर होते हैं कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हार्मफुल है, नहीं। कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत एक्सेस हुआ तो हार्मफुल हो जाता है। और कोलेस्टेरॉल का प्रिकर्सर कौन है, एसिटिक एसिड। Acetic acid is the precursor of cholesterol and cholesterol is the precursor of estrogen and progesterone. और ओवेरियन साइकिल कौन कंट्रोल करता है, बताइए? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जिसको गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं, एलएच एंड एफएसएच। अब यूट्रस में कौन कौन से फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो यूट्रस में है वो फॉलिकुलर फेज के साथ ओवरलैप कर रहा है और जो सिक्रेटरी फेज यूट्रस का है वो ल्यूटियल फेज के साथ ओवरलैप कर रहा है। ओव्यूलेटरी फेज स्मॉलेस्ट है और ल्यूटियल फेज हमेशा फिक्स है ना। येस और नो, ये लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर 28 डेज का होगा तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। सपोज अ फीमेल हैज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 36 डेज, व्हाट वुड बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन? वेरी इजी, तो हम 14 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि लूटियल फेज जो है वो फिक्स है। तो आंसर विल बी 36 माइनस 14 विच विल गिव यू व्हाट, 22nd डे। इज दिस क्लियर और नॉट? ये भी बात हो गई। देखो 1 डे और यहाँ 28 डेज लिया हुआ है। 1 से 5 डेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो है वो टूट रहा है ना। उसके बाद से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस किया, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं। यहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर रहा है और सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज कर रहा है, हो रहा है। रेमनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन रहे हैं। कॉर्पस लूटियम कौन बना रहा है, एलएच। कॉर्पस लूटियम मेंटेन कौन कर रहा है, एलएच। कॉर्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन। और वो क्या कर रहे हैं, एलएच को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, एफएसएच को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, जीएनआरएच को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। एलएच जो मेंटेन कर रहा था कॉर्पस लूटियम को, जब उसी को निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वो कॉर्पस एल्बिकन्स वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ही नहीं सिस्टम में और उसी वजह से मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी और न्यू साइकिल विल बिगिन। अंडरस्टूड और नॉट? देखो कॉर्पस लूटियम फुल्ली मैच्योर्स एट डे 22 एंड स्टार्ट डीजेनरेटिंग आफ्टर डे 9th ऑफ द ओव्यूलेशन। ये सब मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज द फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज नहीं किया तो कॉर्पस लूटियम विल डीजेनरेट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट बॉडी कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स इज अ मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम विल परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पूरे प्रेगनेंसी कॉर्पस लूटियम मेंटेन्ड रहेगा। एंड विच हार्मोन इज मेंटेनिंग द कॉर्पस लूटियम विच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? एससीजी हार्मोन। मैंने बताया ना, एससीजी हार्मोन मेंटेन करेगा कॉर्पस लूटियम को। और एससीजी को कौन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, एक्चुअली में ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ रहा है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है,
Who is actually producing it? It is produced by ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली एक लेयर है ब्लास्टोसिस्ट में। इस ट्रोफोब्लास्ट में भी दो लेयर्स होते हैं। बाहर वाला सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है और अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। जो बाहर वाला लेयर है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, वही रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ रहा है? ये ब्लास्टोसिस्ट वगैरह हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका एससीजी हार्मोन है, ये कौन से हार्मोन को मिमिक्री करता है? एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एलएच हार्मोन मेंटेन कर रहा था कॉर्पस लुटियम को, लेकिन अभी एलएच है ही नहीं, तो कौन कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा? एससीजी। एंड यही ग्रेविडेक्स टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट बनता के लिए बेसिस बनता है। आप लोगों ने सुना है ना कुछ किट्स के बारे में, प्रेगनेंसी किट्स, जैसे प्रेगा न्यूज़ या आई श्योर, ये सब प्रेगनेंसी किट्स होते हैं जिसमें लोग यूरिन के सैंपल से पता लगाते हैं वेदर दे आर प्रेग्नेंट और नॉट। उसमें 2 लाइंस दिखती हैं प्रेगनेंसी के समय। तो वो कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी किट्स में? एससीजी हार्मोन। क्यों? क्योंकि एससीजी हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एससीजी हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होगा। और भी 2 हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होंगे। एक तो एससीजी देख लिया, एक और होता है एचपीएल, और एक और होता है रिलैक्सिन। समझ में आ रहा है? जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। देखो, ये मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ ओफरेक्टोमी, दैट इज रिमूवल ऑफ ओवरीज, अकर्स इन अ 3 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन। तो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम नहीं है। अगर ओवरी हट गई तो कॉर्पस लुटियम नहीं है और प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा तो प्रेगनेंसी विल नॉट बी एबल टू गेट सस्टेन्ड एंड अबॉर्शन विल अकर। बट आफ्टर 3 months pregnancy will sustain as placenta is well developed and it releases hormones like SCG, HPL. HPL is human placental lactogen, estrogen, progesterone. Understood or not? देखिए, LH and FSH मेंटेन्स पीक एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। येस और नो? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी की भी रीडिंग करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिंग, है ना। मैं बस लगातार बोले जा रही हूँ, कोई एडिटिंग विडिटिंग कुछ नहीं किया मैंने, है ना। मैं लगातार बोल रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया और यही डायरेक्ट अपलोड किया है। अंडरस्टूड और नॉट? अब हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसको समझते हुए एक मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है। अंडरस्टूड? बिकॉज तभी मुझे समझेगा कि येस यू एक्चुअली आर अंडरस्टैंडिंग, और उसी हिसाब से मैं फिर और लेक्चर्स आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फीमेल प्राइमेट्स। देखो, प्राइमेट्स में कौन आता है? मैन, मंकी और एप्स। देखिए, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लैटिन वर्ड से आता है, मेंसम। मेंसम मतलब मंथ। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक साइकिल है जो हर मंथ हो रहा है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, और उसको मेनार्क बोलते हैं। In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of events is starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. You know this, one ovum is released. जब ओवम रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। ओवम को एक्चुअली ओवम नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी लिख रहा है तो हमें वो मानना पड़ेगा। ये एक्चुअली में सेकेंडरी ओवोसाइट है। कब रिलीज हो रहा है? ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो जब मेजर इवेंट्स जो है वो 2.9 में शो किया हुआ है। यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से, ये देखो एस्ट्रोजन जो है वो 2 पीक दिखा रहा है ना। एक बार ये ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया। देखो, तो ग्राफियन फॉलिकल ये सोर्स था एस्ट्रोजन का, तो वो अगर रप्चर करेगा तो एस्ट्रोजन ड्रॉप किया, लेकिन फिर जब कॉर्पस लुटियम बन गया तो फिर से एस्ट्रोजन अटेन करेगा पीक। यहाँ देखो प्रोजेस्टेरॉन है, ये वाला प्रोजेस्टेरॉन है। अंडरस्टूड? प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इज़ द डोमिनेंट हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन, एंड एस्ट्रोजन जो है इट इज़ द डोमिनेंट हार्मोन प्री ओव्यूलेशन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो मुझे, इज दिस क्लियर? एवरीवन समझ में आया ये चीज़? बोलिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो, यहाँ पे जो आपका एस्ट्रोजन है वो पीक अटेंड कर रहा है ना 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। और प्रोजेस्टेरॉन इज द डोमिनेंट हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन, और प्री ओव्यूलेशन विच इज़ द डोमिनेंट हार्मोन, द आंसर विल बी एस्ट्रोजन। इज दिस क्लियर? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, है ना? आई होप समझ में आ रही होंगी,
इज इज क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। अब LH और FSH को भी देख लेते हैं। देखिए LH जो है कहाँ गया, ये देखो LH जो है इट इज़ अटेनिंग पीक, है ना, धीरे 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 इसका लेवल बढ़ा और ये अटेन कर रहा है पीक, है ना, क्यों, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। FSH भी अटेन कर रहा है पीक, लेकिन LH का पीक हाई है क्योंकि एस्ट्रोजन ने LH को 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ाया है। फिर LH और FSH का लेवल डाउन हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉर्पस लुटियम इज प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन विच इज़ गिविंग निगेटिव फीडबैक ऑन LH एंड FSH, जिसकी वजह से इसका लेवल क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। ये कौन सा फेज़ है, ये फॉलिकुलर फेज़ है ओवरी का। ये जो फेज़ है ये आपका ओव्यूलेटरी फेज़ है, जिसमें आपका जो मैच्योर फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर है। और ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज हुआ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल के ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो फेज़ है ओवरी में ये लुटियल फेज़ है जिसमें कॉर्पस लुटियम बन रहा है, और लास्ट में जो कॉर्पस लुटियम है वो डिग्रेस होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट। अगर हम लोग यूट्रस में देखें तो ये देखिए ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज़ है जब ब्लीडिंग हो रही है, फिर धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो प्रोलिफरेट कर रही है, प्रोलिफरेटिव फेज़ है। और ये जो यूट्रस का फेज़ है ये आपका सिक्रेटरी फेज़ है। और यहाँ देखो 28 डेज़ के बाद फिर से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गई। ये जो आपको दिखाया है ये ब्लीडिंग है, ये मेंसेस है। मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड। क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट करेगा? नहीं, क्यों, उसमें फिब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम है। अंडरस्टूड। अब यहाँ देखते हैं The cycle starts with the menstrual phase when menstrual blood occurs and lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow और कहाँ ब्लड बाहर किससे निकलेगा? वेजाइना से। menstrual blood किससे बाहर निकलेगा? वेजाइना से। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels. देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी टूटेगी और उसके ब्लड वेसल्स भी टूटेंगे। एंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट टूटेगा? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बता दिया है आपको, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू व्हाट? वेजाइना। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Yes, you know this. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो menstrual cycle नहीं होगा। उस कंडीशन को एमेनोरिया बोलेंगे। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। देखो मे भी लिखा है क्योंकि और भी रीजंस हो सकते हैं एमेनोरिया के, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर देता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, तो योर आंसर विल बी फॉल्स। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू सम अदर underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by follicular phase. कहाँ हो रहा है follicular phase? ओवरी में, है ना। During this phase the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. और कौन सा हार्मोन इसको proliferate करवा रहा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इस समय कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones, है ना, दोनों जगह पर हो रहा है। ओवेरियन साइकिल को बेसिकली कौन ये कर रहा है कंट्रोल? पिट्यूटरी हार्मोन्स। और यूटेराइन साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? ओवेरियन हार्मोन्स। देखिए यहाँ पे द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स दैट इज LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में धीरे 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 आपका जो गोनाडोट्रोफिन्स है उसका लेवल बढ़ा। वैसे अगर हम लोग पूछे सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सबसे पहले FSH, देन एस्ट्रोजन, ये याद रखना, देन LH और सबसे लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले FSH आया। FSH ने ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करवाया और डेवलपिंग फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया। एस्ट्रोजन इज गिविंग पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड FSH बोथ, और LH का सिक्रीशन बहुत बढ़ा तो थर्ड इज LH। और फोर्थ में फिर कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन LH ने करवाया विच इज़ प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सीक्वेंस है हार्मोन का, पहले FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर LH, फिर प्रोजेस्टेरॉन। इज दिस क्लियर? यहाँ देखो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक। मैंने बताया था दोनों को पीक लेवल पे अटेन होगा इन द मिडिल ऑफ द साइकिल दैट इज अबाउट 14th डे। लेकिन कौन जो है ओव्यूलेशन करवाएगा? LH सर्ज। LH जब पीक पे जाएगा उसको LH सर्ज बोलेंगे। उसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और ओव्यूलेशन होगा। अगर LH ऑप्शन में नहीं दिया है ओव्यूलेशन के लिए, देन यू हैव टू सेलेक्ट एस्ट्रोजन। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the middle cycle called LH surge
induces rupture of Graafian follicle and release of ovum called ovulation. यानी ovulation कब हो रहा है? During middle of the menstrual cycle. The ovulation, जिसको ovulatory phase बोल रहे हैं, is followed by luteal phase, जो हमेशा फिक्स्ड होता है 14 डेज का, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स एज द कॉर्पस लुटियम, येलो बॉडी. द कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और लो अमाउंट में एस्ट्रोजन भी. अंडरस्टूड. विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. ये आपको बता ही दिया मैंने. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. You know this. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. You know the reason? क्यों? क्योंकि उसमें progesterone, estrogen produced है, which is giving negative feedback to LH and FSH. So no ovarian follicles are going to get developed. और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी ही नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट्स. यस और नो? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम विल परसिस्ट एंड इट विल बी मेंटेन्ड बाय एससीजी हार्मोन विच विल मिमिक एलएच. लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर जाएगा, वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा वाइट बॉडी में, और फिर से new menstrual cycle will occur. This causes disintegration of endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. You know this. In human beings, menstruation cycle ceases around 50 years of age. That is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. You know this मैंने बता दिया. Menstrual hygiene आप खुद से पढ़ सकते हो. This is very easy, है ना आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना मेंस्ट्रुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बात क्लीन करो. ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. ये एक बार आप खुद से पढ़ लेना. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. देखो ये सब मैंने आपको कितना अच्छे से आज पढ़ा दिया. अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना. देखो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, ल्यूटियल फेज इज द अदर नेम ऑफ. आप लिखो आंसर कमेंट बॉक्स में. ल्यूटियल फेज किसका दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है फॉलिकुलर फेज, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोलिफरेटिव, तीसरा मेंस्ट्रुअल और चौथा सिक्रेटरी. तो इट इज़ द अदर नेम ऑफ सिक्रेटरी फेज. यस और नो? ल्यूटियल फेज कहाँ पे हो रहा है? ओवरी में हो रहा है, जहाँ कॉर्पस लुटियम बन रहा है, और वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? सिक्रेटरी फेज ऑफ द यूटरस. नेक्स्ट, विच हार्मोन शोज 2 पीक इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल? यू नो दिस, वेरी इजी क्वेश्चन. कौन सा हार्मोन है जो 2 पीक दिखा रहा है? द आंसर इज एस्ट्रोजन. प्लीज यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि इज दिस लेक्चर हेल्पफुल टू यू और नॉट. एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है जो 2 पीक दिखाएगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम के साथ क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम के साथ क्या होगा? इट स्टॉप सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन. नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई. कॉर्पस लुटियम जब तक रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा. इट चेंजेस टू कॉर्पस एल्बिकन्स. यस, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू येलो बॉडी से वाइट बॉडी में. उस वाइट बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम और ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये मैंने बार बार आपको बताया है. पहला ऑप्शन में है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, और चौथा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच. तो हमें पता है एलएच सर्ज की वजह से ही आपका बेसिकली ओव्यूलेशन होता है. तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच और एफएसएच तो होगा ही नहीं. प्रोजेस्टेरॉन से भी लेना देना नहीं है. मैंने आपको बताया था कि अगर एलएच ऑप्शन में नहीं हो तो वी हैव टू चूज एस्ट्रोजन. वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन का हाई अमाउंट है, तभी एलएच सर्ज आएगा और तभी ओव्यूलेशन होगा, तभी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी. आई होप आई एम वेरी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन फॉर्म्स एंड मेंटेन कॉर्पस लुटियम? कौन सा हार्मोन फॉर्म और मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम? योर आंसर विल बी एलएच. आप एससीजी नहीं सेलेक्ट करोगे. क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं कोट किया है क्वेश्चन में. समझ में आ रहा है? अगर प्रेगनेंसी कोट कर देता कि विच हार्मोन फॉर्म्स एंड मेंटेन्स कॉर्पस लुटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन योर आंसर विल बी एससीजी. लेकिन सिंस यहाँ पर प्रेगनेंसी ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं है, तो आप एलएच ही चूज करोगे, है ना. एलएच ही कॉर्पस लुटियम को बनाता है ना, और वही मेंटेन भी करता है. लेकिन प्रेगनेंसी के समय कौन मेंटेन करेगा? एससीजी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट. यस, सही है.
3 से 5 दिन में 40 ml ब्लड लॉस हो जाता है, 80 ml तक भी हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, ये गलत स्टेटमेंट है और हमें कैसा चुनना है, इनकरेक्ट ही चुनना है, यही स्टेटमेंट सही होगा। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, यस मैंने बताया था कि मेनोपॉज के बाद कॉर्पस लुटियम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो LH और FSH को निगेटिव फीडबैक देने वाला कोई नहीं है, तो LH और FSH जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं उसका लेवल बढ़ जाएगा। द बिगनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, यस ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन है, द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, नहीं मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं क्लॉट करता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम दैट इज नोन एज फिब्रिनोलाइसिन, और उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डेफर्ड मतलब होता है पोस्टपोन, क्या आप दोगे तो जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो पोस्टपोन हो जाएगा, बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बताओ। LH ओनली गलत, FSH ओनली गलत, कॉम्बिनेशन ऑफ LH एंड FSH नहीं। भाई मेंस्ट्रुएशन कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा था, तो आपको मालूम है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब फॉल कर रहा था तो मेंस्ट्रुएशन क्या हो रहा था, हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है सिस्टम में तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी, अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है सिस्टम में तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पोस्टपोन करनी है, डिले करनी है, तो आपको पिल्स ले सकते हो, आप कम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ले सकते हो। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो मेंटेन रहेगी और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो डिले हो जाएगी, है ना, पोस्टपोन हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी फीमेल की बहुत कोई खास दिन होता है, अगर है ना, बहुत स्पेशल डे होता है या कोई स्पोर्ट की एक्टिविटी होती है, तो कभी कभी वो ओरल पिल्स उस कंडीशन में लेती हैं जिस समय वो अपने मेंस्ट्रुएशन को डेफर कर सकती हैं, पोस्टपोन कर सकती हैं। तो बहुत ही मैंने अपने हिसाब से 100% दिया है ना, आप लोगों के लिए वन वे में लगातार बोल रही हूँ, लेक्चर मैंने लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और कमेंट में सारे के आंसर ज़रूर मुझे मिलना चाहिए।